नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सतीश एकेडमी ऑनलाइन पर। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस टेस्ट के साथ प्रस्तुत हुआ हूं और ये प्रैक्टिस टेस्ट उन अभ्यर्थियों के लिए बनाया गया है जो आने वाली 6 और 7 सितंबर को यूपी ट्रिपल एससी अर्थात पैट की परीक्षा देने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पैट की परीक्षा 6 और 7 सितंबर को होने जा रही है। तो फ्रेंड्स, उसी परीक्षा को टारगेट करते हुए हमने एक मॉक टेस्ट बनाया है और यकीन मानिए ये मॉक टेस्ट बिल्कुल उसी पैटर्न पर, उसी तर्ज पर बनाया गया है जिस तर्ज पर आपका पैट का एग्जाम होगा। तो जो अभ्यर्थी पैट की परीक्षा देने जा रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए हमारी आज की ये वीडियो बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले उस पैटर्न की बात करते हैं जिस पैटर्न पर हमने हमारा ये मॉक टेस्ट बनाया है और उसी पैटर्न पर आपसे आपके रियल लेवल एग्जाम में जो आपका रियल एग्जाम होगा, जो 6 और 7 तारीख को होने जा रहा है पैट का एग्जाम, उस एग्जाम में भी आपसे इसी पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो, जैसे आपके सामने लिस्ट है, आपसे भारतीय इतिहास से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतीय आंदोलन से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान व प्रशासन, उसके बाद सामान्य विज्ञान, गणितीय, उसके बाद सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और तार्किक क्षमता। इन सभी से आपसे 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे और फिर करंट अफेयर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता, जिसको जनरल अवेयरनेस कहते हैं, उससे भी आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और फिर हिंदी अपठित गद्यांश, आपको 2 गद्यांश मिलेंगे, प्रत्येक गद्यांश से 5-5 प्रश्न होंगे और फिर उसके बाद ग्राफ विश्लेषण, जिसको डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं, इस ग्राफ विश्लेषण के साथ साथ एक तालिका विश्लेषण भी आपको दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर आपसे टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन्हीं 100 प्रश्नों के जो क्षेत्र हैं, जैसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, वो मैंने आपके सामने रखे। और फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल डेटा है पैट का। पैट का जो पेपर होगा वो इन्हीं सब्जेक्ट से होगा और बिल्कुल इतने ही प्रश्न आपसे हर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे जितने कि मैंने आपको ये बताए हैं। आप एक बार फिर से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब्जेक्ट्स को आधार बनाकर हमने आपका ये मॉक टेस्ट तैयार किया है, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में बिल्कुल इसी तर्ज पर, इसी पैटर्न पर आपका पेपर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने पेपर की ओर चलते हैं और अपने पेपर को सॉल्व करते हैं। मैं एक बार फिर से कहता हूं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप पैट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि हमने कोशिश की है बिल्कुल वही पेपर बनाने की, बिल्कुल वही प्रारूप, वही पैटर्न बनाने की जिस पैटर्न पर आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करने से पहले मैं एक सामान्य सा परिचय अपने चैनल के बारे में देना चाहता हूं। ये हमारा चैनल सतीश एकेडमी ऑनलाइन के नाम से है। इस पर देश की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, जैसे कि जीएस, करंट अफेयर, गणित और रीजनिंग, और इसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर और टेस्ट सीरीज भी हमारे इस चैनल पर कराई जाती है। तो अगर आप भी देश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सपने को साकार करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। जैसे कि मैं आपको बार-बार कह रहा हूं कि हमने ये मॉक टेस्ट बनाया है और उन अभ्यर्थियों के लिए बनाया है जो पैट की परीक्षा देने जा रहे हैं 6 और 7 सितंबर को। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पैट की परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। तो उसी को टारगेट करते हुए, उसी के पैटर्न के आधार पर, बिल्कुल उसी की तर्ज पर हमने हमारा ये मॉक टेस्ट तैयार किया है। यहाँ से आपको बहुत कुछ आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हमारे ये पेपर का पहला प्रश्न आपके सामने है। देखो, प्रश्न में कहा गया है, प्रश्न नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी हो तो उसमें एक बंदरगाह था। तो बताइए वो बंदरगाह पहला कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता में? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोथल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ये वर्तमान गुजरात में है और इस लोथल बंदरगाह के माध्यम से पश्चिमी एशिया और अफ्रीका तक व्यापार होता था। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? वो था लोथल। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजगुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का राजगुरु कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजगुरु थे कौटिल्य। इन कौटिल्य को विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के राजगुरु थे और इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था। और फिर हम जानते हैं मौर्य वंश का जो काल शुरू हुआ, मौर्य काल, वो चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले राष्ट्रीय शासक बने। तो हमसे प्रश्न पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य का राजगुरु कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजगुरु कौटिल्य अर्थात चाणक्य था। पतंजलि कौन था? पतंजलि आपने नाम सुना होगा, पुष्यमित्र शुंग, उसके गुरु थे पतंजलि। कालिदास आपको पता है राजा कनिष्क हुए हैं, उसके काल से संबंधित है, और भास को आप जानते ही होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में हमसे पूछा है, मुक्ति संग्राम की जननी किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3 में कहा है मुक्ति संग्राम की जननी किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेगम हजरत महल।
मुक्ति संग्राम की जननी कहते हैं इनको, और इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बताइए अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो देखो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में हमसे पूछा गया है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना। अगर आपसे पूछा जाए कब बना, तो यह बना 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे हिस्ट्री के 5 प्रश्न थे। उसके बाद हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनकी बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखो, प्रश्न नंबर 6 में हमसे कहा गया है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ? कौन नहीं जानता इसको? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 में हमसे कहा गया है रोटी कपड़ा और मकान आंदोलन किसने आरंभ किया? बहुत ही मुख्य प्रश्न फ्रेंड्स। रोटी कपड़ा और मकान एक आंदोलन हुआ और आपसे पूछा गया किसने किया। देखो ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखता है, ऐतिहासिक परिदृश्य है इसका, रोटी कपड़ा और मकान का। ये किया जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड बताऊं तो 1970 के दशक की बात है। हमारे देश में एक व्यापक रूप से एक आंदोलन चला जिसका नाम रखा गया रोटी कपड़ा और मकान, और जिसको मेन जो आंदोलन करता थे, जो मेन लीडर थे आंदोलन के, वो थे जयप्रकाश नारायण। और ये जयप्रकाश नारायण थे, आपको याद होगा, जब हमारे देश में आपातकाल लगा हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय में, और उनकी सरकार भी इस आंदोलन के कारण गिरी थी। और इसी आंदोलन में बहुत सारे आज के जो राजनीतिक चेहरे हैं, बड़े बड़े चेहरे उभर कर हमारे सामने आए थे, जैसे कि बिहार में लालू प्रसाद यादव जी हैं, और नीतीश कुमार जी हैं, और राम मनोहर लोहिया जी। तो ये बहुत बड़े बड़े चेहरे हमारे इस आंदोलन से सामने उभर कर आए थे। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया था रोटी कपड़ा और मकान आंदोलन किसने शुरू किया? तो वो थे जयप्रकाश नारायण जी। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 में हमसे कहा गया है बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बताइए बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए किसके समय में हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन। उस समय कौन से महाशय थे? लॉर्ड कर्जन। आपसे यहां से 2 प्रश्न बन सकते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। और किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन के। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्योंकि हमारे 100 प्रश्न है, बिल्कुल हमने वही पैटर्न लिया है जिस पैटर्न पर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हमें ज्यादा समय नहीं खर्च करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो बताइए असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1920 में हुई। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में कहा है प्रसिद्ध चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो बताइए प्रसिद्ध चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1917 ईस्वी में। और इसके बारे में आपसे एक फैक्ट और पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी का पहला प्रसिद्ध सत्याग्रह कौन सा था? तो जो चंपारण सत्याग्रह था, ये महात्मा गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन था, पहला बड़ा आंदोलन था, प्रसिद्ध चंपारण सत्याग्रह। ये चंपारण एक जगह है जो कि बिहार में है। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 में कहा है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो बताइए भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार की बात करी गई है, तो भारत का सबसे बड़ा पठार है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात डेक्कन का पठार, जो कि दक्षिण भारत में आता है, जिसमें कई सारे राज्य शामिल हैं। हमसे पूछा है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार ऑप्शन नंबर बी, अर्थात डेक्कन का पठार। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 में हमसे पूछा गया है भारत में थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो इसको तो लगभग सभी जानते होंगे। भारत का जो थार मरुस्थल है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 में हमसे पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़े की यहां मतलब है लंबाई के हिसाब से सबसे लंबा बांध कौन सा है, आपको ये बताना है। तो जो हमारे भारत का सबसे बड़ा या सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर बी। इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर आपसे पूछा जाए ये कहां है, तो ये वर्तमान में उड़ीसा में है। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 में हमसे पूछा गया है भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा राज्य है जिसको धान का कटोरा कहा जाता है? तो वो है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी।
पंजाब को धान का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं फ्रेंड्स। 15 में हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण भारत में पश्चिम की ओर बहती है? बताइए ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत में पश्चिम की ओर बहती है? दक्षिण भारत में पश्चिम की ओर बहती है, कौन सी नदी है आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 15 में? तो वो है पेरियार नदी। और भी कई नदी है जो दक्षिण भारत में पश्चिम की ओर बहती है, पर ये पेरियार नदी जो दक्षिण भारत में पश्चिम की ओर बहती है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 में हमसे कहा गया है, भारत का जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद किसे दर्शाता है? आपसे इनडायरेक्टली यही पूछा गया है कि जीडीपी किसे कहेंगे, तो बताइए किसे कहेंगे? देश में आयातित वस्तु की कुल मात्रा? नहीं। देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य? बिल्कुल, इसी को हम जीडीपी कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी, केवल कृषि उत्पादन? नहीं। केवल औद्योगिक उत्पादन का मूल्य? नहीं। तो देश की जो जीडीपी होती है वो देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है, कुल मौद्रिक मूल्य होता है, उसको हम जीडीपी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है, भारत में वित्तीय वर्ष किस महीने शुरू होता है? बताइए किस महीने से हमारे भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है? तो वो महीना है अप्रैल। अप्रैल से हमारे भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 में कहा गया है, भारत सरकार की योजना जिसका नाम है मेक इन इंडिया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार की जो योजना है मेक इन इंडिया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बताइएगा? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या कृषि उत्पादन को बढ़ाना है? नहीं। विदेशी निवेश और विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देना है? बिल्कुल, यही मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना ये नहीं हो सकता, शिक्षा का प्रचार करना ये भी नहीं है। तो मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य है विदेशी निवेश और विनिर्माण जिसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, विदेशी निवेश और विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देना है। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। भारत में बेरोजगारी दर की गणना कौन करता है? तो बताइए फ्रेंड्स, भारत में बेरोजगारी दर की गणना कौन करता है? तो भारत में बेरोजगारी दर की गणना एक एजेंसी है जिसका नाम है CMIE, इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसके द्वारा भारत में बेरोजगारी दर की गणना करी जाती है। इसके साथ साथ और भी कई एजेंसीज होती हैं, लेकिन हमारे इस ऑप्शन में जो प्रश्न के ऑप्शन दिए हैं उसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बता दूं, हमारा ये पेपर जो पैट की परीक्षा देने जा रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए है, जो कि उनके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। बिल्कुल उसी पैटर्न पर हमने ये पेपर बनाया है जिस पैटर्न पर आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो बने रहिएगा, वीडियो के अंत में बहुत अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और हर सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। हमने हर सब्जेक्ट को टारगेट किया है और हर सब्जेक्ट से उतने ही प्रश्न लिए हैं जितने की यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा बताए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में एक लिस्ट दिखाई, हमने हर सब्जेक्ट से उतने ही प्रश्नों को लिया है। तो फ्रेंड्स हमारे सामने 20वां प्रश्न है। भारत का पहला राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में NAIS, किस वर्ष शुरू हुआ था? तो बताइए किस वर्ष भारत का पहला राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो थी वो किस वर्ष शुरू हुई? तो वही 1999 में शुरू। ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया, भारत के संविधान निर्माता का प्रमुख कौन था? अर्थात भारत के संविधान निर्माता का प्रमुख, आपको पता है कि हमारे संविधान की जब निर्माण समिति बनी उसमें कई सारी समिति थी, तो प्रमुख समिति के जो प्रमुख थे वो कौन थे? तो जो प्रश्न नंबर 21 है उसका उत्तर हमारे सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 में हमसे पूछा गया है, संविधान में राज्य की भाषा को लेकर प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य की भाषा को लेकर प्रावधान किए गए हैं? राज्य की भाषा को लेकर, अर्थात इनडायरेक्टली हमसे ये पूछा गया है जो हमारी राज्य भाषा है, कौन सी हमारी राज्य भाषा है? हिंदी। राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राज्य भाषा है। तो इस राज्य भाषा का किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है, हमसे ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 22 में हमसे यही पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य की भाषा, यहाँ पर राज्य की भाषा का क्या मतलब हुआ? राज्य की भाषा का मतलब हुआ जो हमारी राजकीय भाषा है जिसको बोलते हैं हिंदी, तो वो किस अनुच्छेद में उसका वर्णन मिलता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अनुच्छेद 343। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अन्य अनुच्छेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सर्च करिएगा कौन कौन से अनुच्छेद किस काम में आते हैं, लेकिन अभी हम इतना टाइम अगर हर क्वेश्चन पे लगाएंगे तो हमारे 100 क्वेश्चन है, काफी टाइम लग जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 में हमसे पूछा गया है, संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस भाग में है? तो बताइए किस भाग में है संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान? तो भाग 3 में है। अगर आपसे पूछा जाए संविधान के कितने भाग हैं तो बताइए जरा, कमेंट कीजिए संविधान के कुल कितने भाग हैं। प्रश्न नंबर 24 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
तो फ्रेंड्स, इसको कौन नहीं जानता, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा कराई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा का अधिकार है? बताइए कौन सा ऐसा अनुच्छेद हमारे संविधान में है जो राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अनुच्छेद 352 सॉरी, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जी हमारे देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो अन्य आपातकाल है जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि अनुच्छेद 356 ये जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है उसके संदर्भ में है। अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपातकाल होता है उसके संदर्भ में है। और अनुच्छेद 370 इसको कौन नहीं जानता, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। विशेष राज्य एक जम्मू कश्मीर हुआ करता था जिसको अब हटा दिया गया है। तो हमसे तो प्रश्न पूछा गया था, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा का अधिकार है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जी हमारे देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं या करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, देखो प्रश्न नंबर 26 हमारे साइंस से शुरू हो गए क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 26 में हमसे कहा गया है, प्रश्न नंबर 26 में कहा गया है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो बताइए मानव शरीर में जो आरबीसी जिसको कहते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, उनका मुख्य कार्य क्या है? उनका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ब्लड में मुख्यतः 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक तो आरबीसी होती है जिसको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है डब्ल्यूबीसी जिसको व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, और फिर हमारे पास एक होता है तीसरी चीज जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो ये हमारे ब्लड में मुख्यतः 3 चीजें पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हमसे तो ये पूछा गया था कि जो आरबीसी है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो जो आरबीसी है उसका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको अतिरिक्त जानकारी दी। हमारे ब्लड में मुख्यतः 3 चीजें पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखो प्रश्न नंबर 27 में कहा गया है, जल का सबसे सामान्य रूप कौन सा होता है? तो इसको तो बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, H2O जल का सामान्य रूप होता है जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन के होते हैं और 1 परमाणु ऑक्सीजन का होता है। इसको बोल देते हैं H2O। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 में कहा है, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? अर्थात जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश धरती तक कितने समय में आ जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट 20 सेकंड। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। प्रश्न नंबर 29 में कहा है, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो इसको कौन नहीं जानता बताइए। पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन है जिसको O2 बोलते हैं। प्रश्न नंबर 30 में कहा गया है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूरज की किरणें, दूध, हरी सब्जी या अंडा। तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूरज की किरणें है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। प्रश्न नंबर 31 में हमसे कहा गया है, यदि किसी संख्या का, अभी हमारे मैथ के 5 सवाल शुरू हो गए हैं। हमसे कहा गया है प्रश्न नंबर 31 में, यदि किसी संख्या का 40% 120 है तो वह संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल पर मैथ की क्लासेस करी होंगी तो हमने बहुत शॉर्ट में इसको बताया था। इसका हमने एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक सिंपल सी ये थी कि अगर 40% 120 है तो 100%, क्योंकि हर संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% कितना होगा? बस इतना सा काम आपको करना है इस प्रश्न में, और इतना काम करने के बाद आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई हर वस्तु, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। कोई संख्या है जिसका 40% हमें दिया है 120 है, हमसे पूछा है कि वो संख्या क्या है, तो हमने ये बता दिया आपको कि वो संख्या अपने आप में 100% होगी। तो 40% 120 है, 40% बराबर 120, 100% बराबर क्वेश्चन मार्क। बस इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा 120 गुणा 100 बटे 40। बस इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो करो, देखो 0 से 1 0 ये वाला कैंसिल, और 4 तिया कितने होते हैं? 4 तिया होते हैं 12, अर्थात 3 गुणा 100 बचा। तो जब 3 गुणा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। तो जो संख्या 40% 120 है वह संख्या 100% कितनी होगी? 300 होगी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। प्रश्न नंबर 32 में हमसे कहा है कि 150 का 1/5 भाग कितना होगा? बहुत ही सिंपल सा सवाल। अगर आपने हमारी क्लास करी हो चैनल पर बोर्ड मास का नियम,
उसमें हमने समझाया था सरलीकरण में कि कैसे करते हैं। का मतलब गुणा होता है, 5 से इसको काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा, 5 या 15 और 1 0, 30 बार कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 में हमसे कहा गया है एक ट्रेन गति, समय गति का हमारे पास ये सवाल। प्रश्न में कहा है एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो इस सवाल में हमें क्या क्या दिया है। इस सवाल में हमें एक तो दी है चाल या गति, भाई ट्रेन की गति दी है, इसको हम चाल भी कह देते हैं या गति कह देते हैं, और हमें दिया है समय 2.5 घंटे, और हमसे पूछा है दूरी। दूरी बताओ कितनी होगी। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है चाल, दूरी और समय के संबंध में। वो क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला ये है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें तो दूरी बतानी है, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। होगा कि नहीं होगा? दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। तो यहां पर बस मान रख दो। चाल कितनी दी है, चलो मैं थोड़ा सा पीछे करके लिखता हूं क्योंकि जगह थोड़ी सी कम रह जाएगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पीछे करके लिख देता हूं। तो हमें तो दूरी का मान बताना है कि हमारी जो दूरी है वो कितनी होगी। तो देखो जब हम इनका मान रखेंगे तो हमारे पास चाल कितनी दी है, उसने चाल ही दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दिया है 2.5 अर्थात 2.5 घंटा। तो जब इनके हम गुणा कर देंगे तो करो जरा, देखो गुणा करेंगे तो 25 0 0, 25 अंक कितने होते हैं, 25 अंक होते हैं 150। कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, 1 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो जब हमें चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, समय घंटे में दिया है, तो ये जो हमारी दूरी आएगी, इस दूरी का मात्रक क्या होगा, इस दूरी का मात्रक होगा किलोमीटर। अर्थात हमारे पास आ गया, ये पॉइंट लगा है 0 से 1 पहले, तो हमारे पास उत्तर आ गया 150 किलोमीटर। अर्थात अगर ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो वो करेगी 2.5 घंटे 150 किलोमीटर। देखो फ्रेंड्स, फिर से आसान सा प्रश्न हमारे सामने है, बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न आपसे पैट परीक्षा पूछे जाएंगे, आपसे कुछ ज्यादा, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर हमने देखा बहुत ही टफ बना दिया गया था, एकदम कैट लेवल के उसमें प्रश्न दे दिए गए थे। इस बार थोड़ा सा आपका मॉडरेट रहेगा एग्जाम, और ये आपको देखने में आसान लग रहे हैं प्रश्न, आसान नहीं है, क्योंकि जब आप रियल एग्जाम में बैठोगे, जब आप खुद से करोगे, तो आपको यही प्रश्न देखने में टेढ़े लगेंगे। देखो 9 और 12 का एचसीएफ पूछा है, तो इसका सिंपल सा एचसीएफ हमको निकालना आता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 9 से 3 1200 भाग करेंगे 9 से 12 को, तो 9 एकम 9 होता है, बचा 3। अब हमने 9 उतार लिया और 3 तिया 9, कितना बचा शेष हमारे पास इधर 3, तो ये हमारा हो गया एचसीएफ। प्रश्न नंबर 35 हमसे कहा है 800 का 25% घटाने के बाद बची राशि कितनी होगी। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, सवाल को अच्छे से समझना वरना गड़बड़ हो सकता है। प्रश्न में कहा गया है 800 का 25% घटाने के बाद बची राशि कितनी होगी। अर्थात हमसे प्रश्न में डायरेक्टली ये कहा है कि हमारे पास 800 है, इस 800 में से हमें 800 का 25% घटाना है बस, और फिर बताना है कितना आएगा। इस 800 में से 800 का 25% घटा देना है। तो बताओ इस 800 में से जब 800 का 25% निकालेंगे तो कितना होगा, ये आ जाएगा 200। आप निकाल के देख लेना, और जब 800 में से 200 घटेगा तो कितना रह जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थात 600। अच्छा सवाल था, कंफ्यूज आप हो सकते हैं, तो आप ध्यान से करिएगा। प्रश्न में पूछा गया था 800 का 25% घटाने के बाद बची राशि कितनी होगी, तो बची राशि 600 होगी। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में हमसे पूछा, 6 नहीं सॉरी 36, प्रश्न नंबर 36 में हमसे कहा है, अब देखो ये आपके हिंदी से शुरू हो गए हैं प्रश्न आपके। प्रश्न में कहा गया है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा होगा। तो बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा आपको नजर आ रहा है। पहला वाक्य है उसने खेल में भाग लिया, बिल्कुल शुद्ध नजर आ रहा है, इसमें कोई हमें गलती नहीं लग रही है। उसने खेल में भाग लिया, देखो यहां पर आ की मात्रा छुटी हुई है। उसने खेल में भाग लिया है, देखो लिया ये तो हमारे पास पास्ट की बात हो गई, और है मतलब ये अतिरिक्त बात जोड़ दी हमने, हमारी बात यहीं पर अच्छी सी सेट हो गई है। उसने खेल में भाग लिया, उसने खेल में भाग लिया था, ये था भी हमने अतिरिक्त लगा दिया है भी अतिरिक्त लगा दिया है, तो हमारा जो करेक्ट हो जाएगा शुद्ध वाक्य वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 में हमसे कहा है नीला शब्द किस प्रकार का शब्द है। बताइए नीला आपको क्या लगता है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। तो देखो
मुझे तो यहाँ पर ये विशेषण लग रहा है। लग क्या रहा है? क्योंकि नीला अपने आप में एक कलर है, नीला कलर होता है और उसकी विशेषता बताई जा रही है नीला। नीला शब्द एक विशेषण है, क्योंकि जो नीला है वो एक विशेषण है, विशेषता बताई जा रही है नीला। कलर क्या है? नीला है। भाई किसी वस्तु की विशेषता है कि वो नीली है, तो इसलिए वो विशेषण हुआ। प्रश्न नंबर 38 में हमसे कहा गया है कि जल्दी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल्दी शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो बताइए जल्दी का धीरे होगा क्या? ये तो विलोम हो जाएगा। शीघ्र होगा, बिल्कुल ये पर्यायवाची हो जाएगा। स्थिर तो अलग है, धीमा भी अलग है, धीरे धीमा एक ही बात है। तो हमसे पूछा है जल्दी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जल्दी शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा शीघ्र। प्रश्न नंबर 39 की बात करें फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 39 में हमसे कहा है कि किताब पढ़ना, ये जो एक सेंटेंस दिया है, वाक्य दिया है किताब पढ़ना, इसमें पढ़ना किस प्रकार का शब्द है? बताना। ये जो पढ़ना है ये क्या है? ये संज्ञा है क्या? बिल्कुल नहीं। क्रिया है? क्रिया है बिल्कुल। विशेषण? विशेषण नहीं है। अवयव? अव्यय नहीं, ये भी नहीं है। तो हमसे पूछा है किताब पढ़ने में जो पढ़ना है ये क्या है? ये क्रिया है, जिसको बोलते हैं वर्ब। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 में हमसे कहा है निम्न में से कौन सा मुहावरा सही है? बताइए कौन सा मुहावरा सही आपको लग रहा है 40 में? नाक में दम करना, बिल्कुल ये सही लग रहा है। नाक में दम पड़ना, ये तो बिल्कुल नहीं है। नाक में दम होना, ये भी नहीं होगा। नाक में दम देना, ये भी नहीं होगा। तो जो मुहावरा सही है वो कौन सा है? नाक में दम करना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स ये हिंदी के 5 क्वेश्चन आपके सामने थे। अब हम चलते हैं आगे जनरल इंग्लिश में। इंग्लिश के 5 प्रश्न आपके सामने होंगे। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको आपकी पैट की परीक्षा में सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स हमने पैट की परीक्षा को टारगेट करते हुए इन सभी प्रश्नों को रखा है, और यकीन मानिए आज से आपके लिए शायद 3 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, 2 दिन का टाइम आपके पास है। अगर आप हमारे इन प्रश्नों को करेंगे और इसी आधार पर और अन्य प्रश्नों को देख लेंगे तो आपका पैट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने कोशिश की है बिल्कुल उसी पैटर्न पर, उसी तर्ज पर ये पेपर बनाने की, जिस तर्ज पर आपसे रियल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो जैसे इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 41 में, चूज द करेक्ट सिनोनियम्स ऑफ क्विक। सिनोनियम्स किसे कहते हैं? सिनोनियम्स कहते हैं पर्यायवाची शब्द को। तो हमें ये कहा गया है कि जो क्विक शब्द है, क्विक, इसका पर्यायवाची क्या होगा? क्विक। तो क्विक का मतलब होता है शीघ्र, अर्थात जल्दी। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? देखो स्लो, स्लो तो धीमे होता है, ये नहीं होगा। रैपिड, बिल्कुल ये हो सकता है। रैपिड का मतलब होता है तेज। जैसे आपने वीडियो देखी होगी, कोई स्टार आता है किसी शो पर, उससे रैपिड फायर खेला जाता है उसके साथ में, मतलब बहुत तेजी से प्रश्नों का उत्तर देना होता है, तो उसको बोलते हैं रैपिड फायर। तो क्विक का जो सिनोनियम होगा, सिनोनियम का मतलब क्या होता है? सिनोनियम का मतलब होता है पर्यायवाची। तो क्विक का सिनोनियम होगा रैपिड। वीक नहीं होगा, लेजी नहीं होगा। तो हमने ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दिया। जो हमारा प्रश्न नंबर 41 है उसका उत्तर हो जाएगा रैपिड। क्विक का सिनोनियम रैपिड होता है। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 42 में से कहा है फिल इन द ब्लैंक, अर्थात शी। देखो यहां पर है, यहां पर हमें ब्लैंक, जो फिल इन द ब्लैंक है, इसको फिल करना है। क्या आएगा? तो ये हमारे पास इतना सेंटेंस है और इसमें हमें फिल करना है कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें क्या आएगा। तो देखो हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? शी, उसके बाद हमें ये फिल इन द ब्लैंक दे दिया है, टू स्कूल एवरी डे। तो देखो ये सी क्या है? सब्जेक्ट है। हमें यहाँ पर वर्ब लगानी, क्या आएगा? तो अब देखो अगर यहाँ पर हम ऐसे देखते हैं, अगर यहाँ पर हम यहाँ से शुरुआत करें, गॉन, ये तो थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म या तो हैज, हैव या हैड के साथ लगती है, तो ये तो नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर सी में गोइंग है, वर्ब में आईएनजी लग रही है, तो वर्ब में आईएनजी तब लगाते हैं जब यहाँ पर शी के बाद इज़ार एम हो। ये भी नहीं है। देखो गोज होगा, क्योंकि ये एक वचन है, सिंगुलर है, और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम अच्छे से पढ़ रखा है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। तो सी गोज टू स्कूल, अर्थात मैंने इस पे कट लगा दिया है, सी गोज टू स्कूल। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सी सिंगुलर है, और जब सिंगुलर पर्सन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा इन द ब्लैंक्स में गोज, सी गोज टू स्कूल एवरी डे, अर्थात वह रोजाना स्कूल जाती है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43। देखो प्रश्न नंबर 43 में हमसे कहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ऑनेस्ट, यानी कि हमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द बताना है। किसका बताना है? ऑनेस्ट का। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है। तो देखो ट्रुथफुल, ये तो इसका सिनोनियम हो गया, हमें बताना है एंटोनिम, उल्टा, अपोजिट, विपरीत। लॉयल, लॉयल मतलब वफादार, ये भी नहीं होगा। डिसऑनेस्ट, बिल्कुल ये होगा, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। और फेयर, ये तो अलग ही हो गया। तो हमसे पूछा ऑनेस्ट का एंटोनिम क्या होगा, तो ऑनेस्ट का एंटोनिम होगा डिसऑनेस्ट। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 44 की बात करते हैं। 44 में हमसे कहा गया है
आइडेंटिफाई द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अर्थात ये जो सेंटेंस हमें दिया है, ये जो सेंटेंस हमें दिया है, द डॉग बार्क्ड लाउडली, ये यहां तक हमें सेंटेंस दिया है। देखो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। द डॉग बार्क्ड लाउडली अर्थात कुत्ता जोर से भौंका या तेजी से भौंका। हमें इसमें बताना है नाउन क्या है, आइडेंटिफाई द नाउन। तो ये जो हमें सेंटेंस दिया है द डॉग बार्क्ड लाउडली, इसमें हमें बताना है कि इसमें नाउन क्या है। तो नाउन की परिभाषा आपने बचपन में सुनी होगी कक्षा 3, 4, 5 में। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये जो हमारे पास सेंटेंस है द डॉग बार्क्ड लाउडली, तो यहाँ पर तुम्हें किसका नाम नजर आ रहा है? यहाँ पर एक कुत्ता एक नाम ही तो है भाई, किसी वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति। तो यहाँ पर व्यक्ति का मतलब ये थोड़ी है कि व्यक्ति ही होगा। तो यहाँ पर जो हमारा नाउन हुआ द डॉग बार्क्ड लाउडली, यहाँ पर नाउन हो गया डॉग, कुत्ता। तो क्वेश्चन नंबर 44 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ये जो सेंटेंस हमें दिया है द डॉग बार्क्ड लाउडली, यहाँ पर नाउन हो जाएगा डॉग। फ्रेंड्स अगर आप इंग्लिश को भी हमारे चैनल पर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं, हमने सेंटेंस की एक सीरीज चला रखी है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 हमसे पूछा गया है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो देखो इस सेंटेंस को हमें दिया गया है ही डोंट लाइक एप्पल्स, और हमसे पूछा गया है कि इसको करेक्ट करना है। इसमें कुछ गलती है, क्या गलती है हमें वो पकड़नी है और फिर इसको हमें करेक्ट करना है। तो देखो अभी जो हमने पहला वाला सेंटेंस पढ़ा था जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरा था, फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें मैंने भी आपको बताया था अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वर्ब में एस या एस लगाते हैं। उसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही ये सेंटेंस है, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस अगर नेगेटिव हुआ, तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, ये मैंने लिखा सिंगुलर एक वचन, इसके साथ हम लगाते हैं डज नॉट, डज नॉट। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है अर्थात बहुवचन है तो उसके साथ हम लगाते हैं डू नॉट। तो इस डज नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं डजंट और इस डू नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं डोंट। तो बताओ ये जो ही है ये एक वचन है कि बहुवचन है? ये एक वचन है। तो अब ये एक वचन है तो इसके साथ डोंट लगेगा कि डजंट लगेगा? डज नॉट को शॉर्ट में बोल देते हैं डजंट, तो एक वचन है इसलिए इसके साथ डजंट लगेगा। तो हमारा जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही डजंट लाइक एप्पल्स, अर्थात वह सेब पसंद नहीं करता या उसे सेब अच्छे नहीं लगते। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, बहुत ही आसान सा सेंटेंस था, हमें इसको करेक्ट करना था। यहाँ पर इसने डजंट की जगह डोंट लिख दिया, ही डोंट लाइक एप्पल्स, तो इसको हम कर देंगे ही डजंट लाइक एप्पल्स। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 46 की ओर चलते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 46 में क्या पूछा गया है। देखो वेन आरेख का ये प्रश्न हमारे सामने है, यदि सभी ए बी है और सभी बी सी है तो कौन सा निष्कर्ष सही है, हमें ये बताना है। रीजनिंग का ये प्रश्न आपके सामने। फ्रेंड्स रीजनिंग की भी हमारे चैनल पर एक सीरीज चल रही है, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर रीजनिंग भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है रीजनिंग की। तो देखो रीजनिंग का प्रश्न हमसे पूछा गया है, यदि सभी ए बी है और सभी बी सी है तो कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो देखो पहले इसको बनाते हैं। ये हमने बनाया ए, ये ए है, ये हमने कह दिया ये सभी ए, ये सभी ए क्या है, ये सभी ए बी है। तो चलिए इस हमने सभी ए को बी कह दिया तो इसके ऊपर एक और हम वृत्त बना देंगे और हमने कह दिया कि ये सभी ए बी है, तो ये हमने कह दिया ये बी है। उसके बाद हमसे कहा सभी बी सी है, तो जब सभी बी सी है तो हम एक और इसके ऊपर वृत्त बना देंगे और हमने ये कह दिया कि भाई ये सी है। अब आप ध्यान से देखिए हमारे पास तीन वृत्त बन के तैयार हैं, सभी ए बी है, सभी बी सी है। अब हमसे कहा है कौन सा निष्कर्ष सही होगा इस चित्र के अनुसार। तो देखो हमसे पूछा गया है क्या सभी सी ए है। भाई ये देखो ये सी है इसका सबसे बड़ा सर्किल है, तो क्या सारे सी ए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अगर ये कहता कुछ सी ए है तो बिल्कुल हम कह सकते थे, लेकिन इसने उल्टा कर दिया सभी सी ए है, नहीं। कुछ सी ए नहीं है, बिल्कुल ये बात भी सही इसने कह दी, कुछ सी ए नहीं है भाई, बिल्कुल है भी और नहीं भी है, ये भी हम दोनों चीजें कह सकते हैं कि नहीं। तो हमसे ये पूछा है कि कौन सा निष्कर्ष एकदम सही होगा, तो हम बात कर रहे हैं निष्कर्ष कौन सा सही होगा, तो वो होगा सभी ए सी है। बिल्कुल सही कौन सा होगा, बिल्कुल सही कौन सा होगा, तो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो जो ए है ये इतना सा ए है और ये ए इस पूरे सी वाले सर्किल के अंदर आता है कि नहीं, तो हमने ये कह दिया सभी ए सी है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारे इस प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर।
प्रश्न नंबर 27 में हमसे कहा गया है निम्न में से कौन सा अंक श्रृंखला में अगला होगा। इसको पहले फ्रेंड्स मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको समस्या ना हो देखने में। देखो हमसे इस प्रश्न में कहा है 47 में कि ये बताइए, ये श्रृंखला दी है 2, 4, 8, 16 और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया और हमसे पूछा गया है कि इनमें अगला अंक कौन सा होगा। तो बताइए इसमें क्या हो रहा है। रीजनिंग का ये प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो हर अंक का डबल किया जा रहा है। यहां से 2 के बाद 4 कर दिया, 4 के बाद 8 कर दिया, 8 का फिर 16 कर दिया, डबल कर दिया। 16 का डबल कर दो, 16 का डबल कितना होगा 32, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स हम ये पढ़ रहे हैं पैट के आधार पर टारगेटेड क्वेश्चन पेपर और बिल्कुल उसी तर्ज पर, उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर आपसे रियल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो मुझे आशा है कि आप इनसे कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे और आपको आपकी जो परीक्षा होगी 6 और 7 तारीख को, उसमें आपसे इस पेपर के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं क्योंकि हमने ये पेपर बिल्कुल उसी पैटर्न पर बनाया है जो पैटर्न आपका पैट का है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। तो चलिए प्रश्न नंबर 48 की ओर चलते हैं। 48 में हमसे कहा है कि भाई रवि का कुत्ता ब्लैकी है। ये रवि का कुत्ता है जिसका नाम है ब्लैकी। यहां पर इस पे ध्यान देना है, ब्लैकी कुत्ते का नाम है, चाहे तो कुत्ता कह दो चाहे ब्लैकी कह दो, दोनों एक ही है। सभी कुत्ते प्यारे होते हैं। चलिए अच्छी बात है भाई, बिल्कुल सभी कुत्ते प्यारे होते हैं। तो कौन सा कथन सही है बताइए। रवि प्यारा है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर ये कहता कि रवि एक इंसान है और सभी इंसान प्यारे होते हैं तो रवि प्यारा होता, बिल्कुल कह देते। ब्लैक ही प्यारा है क्या? बिल्कुल ब्लैक ही प्यारा है, क्योंकि भाई जो कुत्ता है उसका नाम ब्लैक ही है। और फिर यहाँ दूसरे सेंटेंस में कहा, देखो हमारे पास 2 वाक्य हैं। पहला वाक्य ये है कि रवि का कुत्ता ब्लैक ही है और दूसरा वाक्य दिया सभी कुत्ते प्यारे होते हैं। तो भाई ये जो कुत्ता है ये ब्लैक ही है, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, जब सभी कुत्ते प्यारे हैं तो ब्लैकी भी तो कुत्ता ही है, तो ब्लैकी भी प्यारा होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारे पास जो प्रश्न नंबर 48 है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ब्लैकी प्यारा है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 49 में हमसे कहा है यदि कैट बराबर 24 है, डॉग बराबर 26 है, तो बैट बराबर कितना होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है हमारे चैनल पर पढ़िएगा। बहुत ही हमने प्लेलिस्ट आसानी के साथ बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है और एक प्लेलिस्ट हमने रीजनिंग की बना रखी है, मैथ की एक प्लेलिस्ट बना रखी है और बिल्कुल जीरो से शुरुआत किया है, जीरो से एडवांस लेवल तक हमने हर टॉपिक को छुआ है। हमारे कई सारे टॉपिक्स हमारे चैनल पर हो चुके हैं रीजनिंग के। तो अब अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर आकर पढ़ सकते हैं। बहुत तरह तरह के कॉन्सेप्ट आपको हमने वहां पर सिखाए हैं। आपसे कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा। तो देखो ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें हमसे कहा है कैट बराबर 24 और ये जो डॉग है डॉग बराबर 26 और हमें बताना है जो बैट है इसका मान कितना होगा। तो देखो फ्रेंड्स अगर आपने थोड़ी बहुत एनालॉजी पढ़ी हो या कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी हो, तो एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग में जो हमारी अंग्रेजी की वर्णमाला होती है ए से लेकर जेड तक, हम उसका क्रमांक याद करते हैं। तो ये जो हमें कैट दिया है, इस कैट में सी का जो क्रमांक है एबीसीडी में वो कितना होता है, वो होता है 3। उसी प्रकार ए का क्रमांक कितना होता है 1 और टी का क्रमांक कितना होता है 20। तो जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे 3 प्लस 1 प्लस 20, तो इन तीनों का जोड़ कितना आ जाएगा, तीनों का जोड़ आ जाएगा 24। बताइए किसी को समस्या है समझने में। उसी प्रकार ये जो डॉग है, इस डॉग में जो डी है इसका क्रमांक एबीसीडी में कितना होता है 4। इस ओ का क्रमांक एबीसीडी में कितना होता है 15। मैंने आपको वीडियो में बताया था, ई जो टी से आप इसको याद रख सकते हैं। और जो जी है, जी का क्रमांक होता है 7। तो जब इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो इन तीनों का जोड़ भी 26 आ जाएगा। तो उसी प्रकार हमें इस बैट में जो बी है, इस बी का क्रमांक देख लेंगे कितना होगा, 2 होगा और इस ए का क्रमांक होगा 1 और ये जो टी है इस टी का क्रमांक होगा 20। और जब हम इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा बताइए। जोड़ने के बाद आ जाएगा 23, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। हमारे जो क्वेश्चन नंबर 49 है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23। फ्रेंड्स आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से प्रश्न समझ में आया होगा। रीजनिंग का बहुत अच्छा सा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। और ये रीजनिंग का अंतिम प्रश्न है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रैंकिंग का ये प्रश्न है। प्रश्न में हमसे कहा गया है एक क्रम में 5 लोग खड़े हैं और उन पांचों के नाम है ए, बी, सी, डी और ई। यदि ए बाएं से तीसरे स्थान पर है, चलो पहले बाएं दाएं की बात करता है तो एक क्रम बना लेते हैं, एक पंक्ति बना लेते हैं।
उसने कहा एक क्रम में 5 लोग खड़े हैं, बाएं और दाएं की वो बात करने लगा यहां से। तो मैंने एक ये पंक्ति बना दी और यहां पर ये 5 लोग हमने खड़े कर दिए, एक और ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। अब देखो इसकी बातें सुनते चले जाओ और इन 5 लोगों को बढ़ाते चले जाओ, बैठाते चले जाओ। देखो पहली बात उसने कही है, यदि ए बाई से तीसरे स्थान पर है, तो बताओ ये पंक्ति आपके सामने है, आपका बायां किधर होगा? जिधर आपका बायां होगा उधर ही पंक्ति में बायां होगा, ये लेफ्ट होगा अर्थात बायां होगा, और इधर ये राइट होगा अर्थात दायां होगा। तो हमसे कहा गया है जो ए है वो बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो ए कहां पर है? देखो ये पहला स्थान हो गया इधर, अगर मैं इनके क्रमांक लिखूं, ये पहला क्रमांक हो गया इधर बाएं से, ये दूसरा और ये तीसरा क्रमांक बाएं से। तो जो ए है वो बाएं से तीसरे क्रमांक पर है, यहां पर ए बैठा है। इसे मैंने तीर का निशान लगा दिया, बाईं तरफ से तीसरे स्थान पर बैठा है ए, यहां पर मैंने लिख दिया ए। एक सेकंड में इसको मिटा के दोबारा लिखता हूं। देखो बाएं से ए बैठा है तीसरे क्रमांक पर, ऐसे हमने तीर का निशान लगा दिया ताकि हमें पता रहे कि ये बाएं से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ये वाली बात हमने कर दी। अब उसके बाद देखते हैं सी दाएं से पहले स्थान पर बैठा है। तो भाई जो सी है, अगर दाएं से हम क्रमांक लिखेंगे तो यहां से कौन से स्थान पर है? सी, यहां पर पहला क्रमांक है दाएं से, और यहां पर बैठा है सी, और ये दाएं से बैठा है तो इसलिए हमने ऐसे तीर का निशान लगा दिया ताकि हमें पता रहे कि ये दाईं ओर से बैठा है। तो ए का स्थान कौन सा होगा? बस हमें इतनी बात दी है इस पूरे प्रश्न में। उसने कहा है भाई 5 लोग हैं, ए बी सी डी और ई, और ए बाएं से तीसरे स्थान पर है, हमने ये बैठा दिया, और सी दाएं से पहले स्थान पर है। अब हमसे प्रश्न में कहा गया है कि ए का स्थान कौन सा है? ए का स्थान कौन सा है? हमें ये 4 विकल्प दिए हैं, इन चारों विकल्पों को देखते हैं कि ए का स्थान कौन सा होगा। देखो पहला विकल्प देखते हैं, बाएं से पहला, बिल्कुल नहीं, बाएं से तो तीसरे स्थान पर है ए, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। बाएं से दूसरा, नहीं, बाएं से तो तीसरे स्थान पर है। दाएं से तीसरा है क्या? देखो गिन लो यहां से, 1 2, अगर हम दाएं से काउंटिंग करेंगे तो एक नंबर तो ये है ही है, ये दूसरा नंबर हो जाएगा दाईं तरफ से, और ये दाईं तरफ से तीसरा नंबर हो जाएगा। तो दाएं से तीसरा है बिल्कुल, जो ए है वो दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, दाएं से दूसरा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा सवाल था फ्रेंड्स रैंकिंग का, आशा करता हूं आपने अच्छे से समझा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है, मैथ पढ़ना है, जीएस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, इंग्लिश पढ़नी है, तो आप हमारे चैनल पर बिंदास पढ़ सकते हैं और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ पढ़ सकते हैं, और बेसिक से एडवांस लेवल का पढ़ सकते हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आप अपना टारगेट करके चल रहे हैं उस टारगेट को पूरा कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 51 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 51 हमसे कहा गया है कि भारत ने हाल ही में किस क्षेत्र में पहली है, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं। ये पहल नहीं है, ये है पहली। हाँ, भारत ने हाल ही में किस क्षेत्र में पहली हवाई टैक्सी सेवा शुरू की है? तो बताइए कौन सा ऐसा क्षेत्र है? ये करंट अफेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। भारत ने हाल ही में किस क्षेत्र से पहली हवाई टैक्सी शुरू की है? तो बताइए कहाँ की है? वो की है बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी काफी। अभी हमने आधे ही प्रश्न किए हैं, हमें पूरे 100 प्रश्न सॉल्व करने हैं। प्रश्न नंबर 52 में हमसे कहा है हाल ही में भारत के किस वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिला? तो बताइए कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिला? हाल ही में, तो वो वैज्ञानिक है ऑप्शन नंबर बी, अजय भट्ट। देखो आपने नाम सुना होगा यूएसबी का, जिससे डेटा ट्रांसफर किया जाता है मोबाइल से कंप्यूटर में, कंप्यूटर से मोबाइल में। तो उस यूएसबी के क्षेत्र में जो डॉक्टर अजय भट्ट हैं, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो इनको एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, उनका नाम है डॉक्टर अजय भट्ट, और ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53, देखो 53 में कहा है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाया है? तो बताइए ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाया है? तो वो है जापान। जो हमारा मिशन है गगनयान, उससे संबंधित जापान के साथ हमारे देश की कुछ डील हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न नंबर 53 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54 में हमसे कहा है भारत का कौन सा शहर ग्रीन सिटी अवार्ड जीतने वाला बना? तो ऐसा कौन सा शहर है भारत का जिसको ग्रीन सिटी अवार्ड दिया गया? कौन सा ऐसा शहर है जिसको ग्रीन सिटी अवार्ड दिया गया? ग्रीन सिटी अवार्ड। तो फ्रेंड्स वो शहर बना हमारा भारत का हैदराबाद,
ग्रीन सिटी अवार्ड जीतने वाला हमारे देश का पहला शहर हैदराबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 55 में हमसे पूछा गया है, हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में पहला हाइड्रोजन पावर प्लांट चालू किया? तो कौन सा ऐसा इनमें जगह है, कौन सा स्थान है, कौन सा राज्य है जहां पर भारत ने पहला हाइड्रोजन पावर प्लांट चालू किया है? तो वो स्थान आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात राजस्थान। प्रश्न नंबर 55 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 56 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 56 में हमसे पूछा गया है, भारत का कौन सा राज्य पूर्ण डिजिटल घोषित हुआ है? तो बताइए ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जिसको पूर्ण डिजिटल घोषित कर दिया गया है? तो वो राज्य हो जाएगा, बताइए कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 56, वो राज्य हो जाएगा करे केरल। हमारे देश का सबसे शिक्षित, सबसे साक्षर राज्य केरल, तो उसको पूर्ण डिजिटल का दर्जा मिल गया है। प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश से उच्च गति रेल परियोजना समझौता किया है? उच्च गति रेल परियोजना समझौता, तो ये उच्च गति रेल परियोजना समझौता भारत ने जापान से किया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 57 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान से किया है। प्रश्न नंबर 58 की ओर चलते हैं। 2025 में भारत ने किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाला सबसे युवा खिलाड़ी तैयार किया है? तो बताइए ऐसा कौन सा खेल है, जैसे कि आपके सामने चार ऑप्शन है, शटलर, बैडमिंटन, बॉक्सिंग और कुश्ती। तो इन खेलों में कौन सा ऐसा खेल है जिसमें हमारे भारत का सबसे युवा खिलाड़ी उभर कर सामने आया? तो वो खेल है कुश्ती। एक बहुत ही युवा खिलाड़ी, आप उनका नाम बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए, जो ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने कुश्ती में। तो आप बताइए कौन से वो खिलाड़ी होंगे, उनका उनका नाम कमेंट कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 59 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 59 में हमसे कहा है, हाल ही में भारत का कौन सा शहर स्मार्ट हब के रूप में चुना गया? तो कौन सा शहर जो स्मार्ट हब के रूप में चुना गया? तो वो शहर होगा बेंगलुरु, स्मार्ट हब के रूप में चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 60 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 60 में कहा है, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? तो बताइए भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? पहला पहला मानवयुक्त की बात हो रही है, शब्दों पे गौर करना। मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन भारत का पहला कौन सा था? अभी करंट अफेयर में रहा तो वो था गगनयान। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 61 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 61 में हमसे कहा है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? शायद ये प्रश्न हमारा रिपीट हो चुका है। ये दक्कन का पठार है जो कि दक्षिण में है, यहाँ पर कई सारे राज्य इसमें आते हैं, तो दक्कन का पठार हमारे देश का सबसे बड़ा पठार कहलाता है। प्रश्न नंबर 62 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग का क्या अर्थ है? जैसे कि आप जानते हैं, अगर मैं अपने भारत का एक नक्शा बनाना चाहूं, नक्शा नहीं तिरंगा बनाना चाहूं, तो उस तिरंगे में, चलिए यहाँ पर मैं सोच रहा था व्हाइट कलर ले लूं, पर आपको दिखेगा नहीं क्योंकि स्क्रीन का कलर ऑलरेडी व्हाइट है। तो हमारे तिरंगे में आपको पता है कि 3 पट्टियां हैं। वो 3 पट्टियां कौन कौन सी है, अगर मैं उनको बनाना चाहूं तो देखो वो 3 पट्टियां, सबसे ऊपर केसरी रंग है, और उसके बाद सफेद रंग है, उसके बाद सबसे नीचे हरा रंग है। तो इन तीनों कलर्स का कुछ ना कुछ, और यहाँ पर बीच में हमें देखने को मिलता है अशोक चक्र। इसमें 24 तीलियां होती हैं, जो कि धर्म चक्र, धर्म परिवर्तन और समय का हमें दिन रात ज्ञान दिखाता रहता है, कराता रहता है। यहाँ पर 24 तीलियां हैं। तो ये हमारे पास केसरिया रंग है इधर। तो हमसे यही पूछा है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो केसरिया कलर है, वो केसरिया कलर का क्या अर्थ है? तो वो केसरिया कलर हमें शक्ति और साहस का परिचय कराता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 63 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 63 में हमसे पूछा है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो बताइए भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान और निकोबार है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, ये बताइए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो कितनी है? कितनी है? 8 या 6? चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। शायद मुझे लगता है कि एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक सेकेंड, थोड़ा सा सिस्टम हमारा हैंग हो रहा है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया है।
ओके ओके ओके, ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था हमारा। ओके, थोड़ा सा सिस्टम हैंग होने लगा था। कौन से प्रश्न पर थे हम? प्रश्न नंबर 63 हो गया था हमारा। प्रश्न नंबर हम बात कर रहे थे 64 की। चलिए 64 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 64 और हमसे पूछा गया है जी, प्रश्न नंबर 64 की हम बात कर रहे थे। प्रश्न नंबर 64 में हमसे कहा गया है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो हाँ, बताइए कितने मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में? आप जानते हैं कि हमारे संविधान में एक और मौलिक अधिकार हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार, जिसको बाद में हटा दिया गया। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? मैंने 8 बताया आपको मजाक के तौर पर। रियल, चलिए मजाक छोड़ देते हैं, मजाक का समय नहीं है। ऑप्शन नंबर 6, मतलब ऑप्शन नंबर बी 6, हमारे भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 65 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 65 में कहा है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? प्रश्न नंबर 65 में हमसे पूछा गया है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ये आपके जनरल अवेयरनेस पे आधारित प्रश्न चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 66 में पूछा गया है भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो देखो पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है हावड़ा। हावड़ा से नई दिल्ली हमारे देश का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, हावड़ा से नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 67 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 67 में कहा गया है भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? तो बताइए जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 68 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 68 में कहा गया है भारतीय राष्ट्रीय पक्षी का रंग क्या है? तो रंग तो हम तब बताएंगे जब हमें राष्ट्रीय पक्षी का पता होगा। तो बताइए भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन है? वो मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अब बताइए मोर का कलर कलर कैसा होता है? कुछ कुछ नीला, कुछ कुछ हरा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात नीला और हरा। भारतीय राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसका रंग होता है नीला और हरा। चलिए प्रश्न नंबर 59 की बात करते हैं। 59 में हमसे पूछा गया है भारत में वर्षा के दृष्टिकोण से बारिश की राजधानी किसे कहा जाता है? तो बताइए बारिश की राजधानी किसे कहा जाता है? वर्षा के दृष्टिकोण से बारिश की राजधानी चेरापूंजी को कहा जाता है। आप अच्छे से जानते होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 70 की बात करते हैं। 70 में कहा गया है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बताइए कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? नीम है क्या? बिल्कुल नहीं। पीपल है क्या? नहीं। कुछ लोग कह देंगे पीपल है, नहीं। नीम को भी कह सकते हैं। तो हमारा जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद, आम भी नहीं है। तो चलिए प्रश्न नंबर 71 की ओर चलते हैं, 71। और प्रश्न नंबर 71 में हमसे कहा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न हमारे शुरू हो गए हैं। जो हमारा हिंदी है उस पर जो 2 गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे और हर गद्यांश से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये पहला गद्यांश आपके सामने है, आपको निर्देश दिया गया है, पहले आप निर्देश पढ़िए। निर्देश में कहा गया है दिए गए अनुच्छेद के आधार पर 71 से 75 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अर्थात 5 प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे एक अनुच्छेद के आधार पर। और इसमें कहा गया है कि 71 से 75 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ठीक है साहब, उत्तर देते हैं। पहले अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। देखो अनुच्छेद आपके सामने है। इसमें कहा गया है कि भारत एक विशाल देश है जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न भाषाएं, धर्म और परंपराएं साथ साथ मौजूद हैं। भारत समाज में कृषि का विशेष महत्व है क्योंकि अधिकांश लोग खेती और किसानी से जुड़े हुए हैं। शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत ने प्रगति की है। यहाँ त्योहार और मेले भारतीय संस्कृति की जीवंतता को दर्शाते हैं। पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा अनुच्छेद था जिसको हमने बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़ा। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। क्या क्या प्रश्न हमसे पूछे गए हैं इस अनुच्छेद के आधार पर, इस पठित गद्यांश के आधार पर। देखो पहला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि भारत किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए भारत किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी, हमने बहुत ध्यान से पढ़ा, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 72 की बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय समाज में कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से महत्व रखता है? तो बताइए कौन सा क्षेत्र भारतीय समाज में विशेष रूप से क्षेत्र महत्व रखता है? तो हमने कहीं पर पढ़ा था कृषि, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 73 की ओर। भारत में कौन सी चीजें भारतीय संस्कृति की जीवंतता दर्शाती है? तो बताइए, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था त्योहार और मेले, जो भारतीय संस्कृति है उसकी जीवंतता को दर्शाती है त्योहार और मेले। प्रश्न नंबर 74 में कहा है आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या आवश्यक है? तो बताइए आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या आवश्यक है? आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों का सही उपयोग, यह आवश्यक है।
प्रश्न नंबर 75 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 75 में कहा है भारतीय समाज में लोग मुख्यतः किससे जुड़े हैं? तो भारतीय समाज में लोग मुख्यतः किससे जुड़े हैं? खेती और किसानी से जुड़े हैं। हमारा देश अभी भी कृषि प्रधान देश कहलाता है, जिसमें लगभग 66% लोग कृषि से संबंधित है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। भाई कुछ तो किसान हैं, जो किसान नहीं है वो मजदूरी कर रहे हैं खेती में। तो अभी भी हमारे देश में लगभग 66% लोग कृषि पर डिपेंडेंट हैं। तो अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो हम फैक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये अनुच्छेद दिए जाते हैं, इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचना है। जितनी बात हमें इसमें बताई जाएगी हमें उसी को सच मानना है। हमें अपना दिमाग, ये जो हमें गद्यांश मिलेंगे कॉम्प्रिहेंशन, इनमें अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है। जितना फैक्ट, जितना डेटा हमें गद्यांश में दिया जाएगा, उतना ही हमें सच मानना है और उसी के आधार पर हमें अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे मैंने आपको ये फैक्ट बता दिया कि हमारे देश में 66% लगभग लोग कृषि से संबंधित हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं। तो इस आधार पर मैंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं बताया आपको कि खेती किसानी से। ये बात उसने अनुच्छेद में बोली है, इसलिए हमने इस उत्तर को सही माना है। वरना ये बोलो, हमें अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं दौड़ाना है। जब भी हमें ऐसे प्रश्न करने होंगे, देखो ये वाला यहां से पढ़ो। इन गद्यांशों की ये खास बात होती है कि इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं मानना होता है। देखो यहां से क्या कहा उसने, भारतीय समाज में कृषि का विशेष महत्व है क्योंकि, देखो यहां से देखो, क्योंकि अधिकांश लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। तो ये जो मैंने ऑप्शन टिक लगाया है, ये ऐसा नहीं कि 66% लोग खेती पर निर्भर है इसलिए लगा दिया। वो इसने बात यहाँ पर बोली है इसलिए। अपनी तरफ से हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर हमसे बोला जाएगा हमारे देश के प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो हमें अरविंद केजरीवाल जी को ही प्रधानमंत्री मानना होगा। हमें ये नहीं कहना होगा कि नरेंद्र मोदी जी हैं, आप गलत बता रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी जानकारी हमें गद्यांश में दी जाएगी, उसी जानकारी के आधार पर हम प्रश्नों का उत्तर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। देखो ये हमारा एक गद्यांश था, अब दूसरा गद्यांश मिलेगा आपको। फिर से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देने होंगे। देखो फिर से निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में कहा गया है दिए गए अनुच्छेद के आधार पर 76 से 80 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ठीक है जी, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। क्या है हमारे पास अनुच्छेद, वो हमारे सामने ये रहा। देखो, वन और जंगल प्राकृतिक संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल, चलो जी, वन और जंगल प्राकृतिक संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये न केवल हमें लकड़ी, फल और औषधियां प्रदान करते हैं, बल्कि वायुमंडल को शुद्ध रखने में भी सहायक है। ठीक है जी। उसके बाद जंगलों में रहने वाले जीव जंतु पृथ्वी की जैव विविधता को बनाए रखते हैं। जैव विविधता को बनाए रखते हैं जीव जंतु, ठीक है। उसके बाद अत्यधिक कटाई और अंधाधुंध वन विनाश से, अत्यधिक कटाई और अंधाधुंध वन विनाश से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। ठीक है, इसलिए हमें जंगलों और वनस्पतियों की सुरक्षा के लिए सावधान रहना चाहिए और वृक्षारोपण जैसे उपाय करने चाहिए। ठीक है, हमने ये गद्यांश बहुत ध्यान से पढ़ लिया है। अब हम इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखो, इस गद्यांश के आधार पर हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है, जो कि हमारे प्रश्न पत्र का 76वां प्रश्न है। हमसे कहा गया है वन और जंगल किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो बताइए किसके लिए महत्वपूर्ण है वन और जंगल। तो प्राकृतिक संसाधनों के लिए। केवल लकड़ी के लिए? केवल लकड़ी के लिए नहीं, प्राकृतिक संसाधनों के लिए, ऑप्शन नंबर बी। केवल औषधियों के लिए? बिल्कुल नहीं। केवल जीव जंतु के लिए? बिल्कुल नहीं। भाई जो हमारा वन और जंगल है वो प्राकृतिक संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 77 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 77 में हमसे कहा है जंगलों में रहने वाले जीव जंतु किस चीज को बनाए रखते हैं। तो बताइए ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण जंगलों में रहने वाले जीव जंतु बनाकर रखते हैं उस चीज को। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक संतुलन। हमने बहुत अच्छे से अभी गद्यांश में पढ़ा है, जो जीव जंतु है वो प्राकृतिक संतुलन को बनाकर रखते हैं और क्या बनाकर रखते हैं, जैव विविधता को भी बनाकर रखते हैं। हालांकि इसमें जैव विविधता ऑप्शन नहीं दिया गया था, चलिए हो सकता है आगे दिया हो। प्रश्न नंबर 78 की बात करते हैं। अत्यधिक कटाई और अंधाधुंध वन विनाश से क्या बिगड़ता जा रहा है। तो बताइए क्या बिगड़ता जा रहा है अत्यधिक कटाई और वन विनाश से। प्राकृतिक संतुलन ही बिगड़ता जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 79 की बात करते हैं। 79 में हमसे पूछा गया है हमें जंगलों की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। तो बताइए जंगलों की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। सबसे अंतिम लाइन में हमने पढ़ा था वृक्षारोपण करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 में हमसे कहा है जंगल हमें क्या प्रदान करते हैं। तो सबसे हमने शायद दूसरी लाइन में पढ़ा है कि जंगल हमें सिर्फ लकड़ी, फल और औषधियां ही प्राप्त नहीं करते, बल्कि बल्कि आगे ये भी लिखा था। तो हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जंगल हमें क्या प्रदान करते हैं, लकड़ी, फल और औषधियां। देखो केवल फल, केवल लकड़ी, केवल पानी, ये सब गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
जो जंगल है वो हमें लकड़ी, फल और औषधियां प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हिंदी के 2 गद्यांश थे। इन दोनों गद्यांशों पर 5-5 प्रश्न हमसे पूछे गए। बिल्कुल इसी तरह से आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 81 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 81 क्या है देखते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे ग्राफ पर आधारित प्रश्न शुरू हो गए हैं। देखो निर्देश में क्या कहा गया है, एक बार निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश में कहा गया है कि दिए गए ग्राफ के आधार पर 81 से 90 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। इसी एक ग्राफ के आधार पर तुम्हें 81 से लेके 90 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। चलो ग्राफ क्या है इसको देखते हैं एक बार। देखो ये ग्राफ हमें दिया है, मासिक उत्पादन दिया है किसी कंपनी का, और इस मासिक उत्पादन में हमसे क्या कहा गया है, ये महीनों के नाम दिए देखो इधर नीचे। ये जनवरी है पहला महीना, ये दूसरा महीना फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो जनवरी के महीने में कितना उत्पादन आपको नजर आ रहा है? जनवरी के महीने में 500 उत्पादन हुआ, 500 यूनिट। भाई कुछ प्रोडक्ट बनता होगा किसी कंपनी में, उसका डेटा हमें दिया है, तो ये 500 यूनिट बना जनवरी के महीने में। ठीक है जी, यहाँ पे 500 यूनिट हो गया। और फिर जो फरवरी का महीना है उसमें कितने यूनिट उत्पादन हुआ? यूनिट का मतलब है संख्या। भाई सपोज कोई कंपनी किसी गाड़ी का पार्ट्स बनाती है, चलो गाड़ी बनाती है, तो जनवरी के महीने में 500 गाड़ी बनी है समझ लीजिए। फिर फरवरी के महीने में कितनी गाड़ी आपको नजर आ रही है? फरवरी के महीने में ये वाला ग्राफ जो फरवरी वाला है ये किसके सामने है? ये 600 के सामने है। तो फरवरी के महीने में 600 यूनिट प्रोडक्शन हुआ। उसी प्रकार जो हमारा मार्च का महीना है, ये मार्च का महीना किसके सामने है? मार्च का महीना 400 के सामने हमें नजर आ रहा है। तो मार्च के महीने में 400 यूनिट प्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? चलिए 400 आप समझ जाना। और उसके बाद जो अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने में कितने यूनिट प्रोडक्शन हुआ? पूरा 700 यूनिट हुआ। चलो ठीक है। मई के महीने में कितना हुआ? मई के महीने में हुआ 650, यानी कि 700 और 600 के बीच में। देखो यहाँ पर, इसलिए मैं मार्क कर रहा हूं ताकि हमें एग्जाम में कोई गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए पहले ही देख लो कि वो जो हमारे ग्राफ है वो कहां तक जा रहे हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है, वरना हम फिर डेटा गलत रख देंगे तो हमारा उत्तर भी गलत आएगा। और जो हमारा अंतिम महीना है जून, उसमें कितना आपको नजर आ रहा है यहाँ पर प्रोडक्शन? तो जून के महीने में भी देखो, यहाँ से अगर मैं लाइन खींचू तो इन दोनों के मुझे बीच में नजर आ रहा है, यहाँ से 500 और 600 के बीच में। तो ये हमने प्रोडक्शन पता कर लिया सबका। जनवरी में 500 यूनिट प्रोडक्शन हुआ, फरवरी में 600 यूनिट प्रोडक्शन हुआ, मार्च में 400 यूनिट प्रोडक्शन हुआ, अप्रैल में 700 यूनिट प्रोडक्शन हुआ, और मई में 650 और जून में हुआ 550। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। देखो पहला प्रश्न सबसे क्या कहा, अच्छा हमारे 10 प्रश्न इस ग्राफ पर आधारित हैं। अब बार बार हमें इसमें जाना होगा, प्रश्न को इधर करना होगा उधर करना होगा। तो एक काम करता हूं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, और कॉपी करने के बाद दूसरी जगह इसको मैं रख लेता हूं उठा के। आप मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए बस। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ये कॉपी हो गया, लेकिन लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। चलिए गड़बड़ हम होने नहीं देंगे, इसको हम लिख लेते हैं कि हमने कितना कितना यहाँ पर जो हमारा यूनिट कितना कितना प्रोडक्शन हुआ। तो देखो हमारा जनवरी महीने में कितना प्रोडक्शन हुआ, अगर हम यहाँ पर नोट करना चाहें तो जनवरी महीने में हमारा प्रोडक्शन हुआ था कितना? 500। हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि हमारे ग्राफ थोड़े से छोटे हो गए हैं, छोटे बड़े हो गए हैं। कोई बात नहीं, हमने पीछे समझ लिया था। तो यहाँ पे जनवरी महीने में 500 यूनिट प्रोडक्शन हुआ। उसके बाद फरवरी के महीने में कितना प्रोडक्शन हुआ था? 600। चलिए, उसके बाद मार्च में कितना प्रोडक्शन हुआ था? 400। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में कितना प्रोडक्शन हुआ था? 700। और अप्रैल के बाद मई, मई में कितना प्रोडक्शन हुआ था? 650, अर्थात 650। और फिर सबसे लास्ट में जून, जून में कितना प्रोडक्शन हुआ है? जून में हुआ है 550। अब देखो इसका कितना फायदा होगा, हम बस डायरेक्ट यहां से प्रश्न देखते चले जाएंगे और यहां से सॉल्व करते चले जाएंगे। देखो पहला प्रश्न, वरना हमें फिर बार बार ऊपर आना पड़ता। देखो पहला प्रश्न हमसे कहा है, प्रश्न नंबर 81, जो कि इस ग्राफ पर आधारित है। प्रश्न में कहा है सबसे अधिक उत्पादन किस महीने हुआ? तो बताइए सबसे अधिक उत्पादन तुम्हें किस महीने नजर आ रहा है? अप्रैल में सबसे ऊंचा 700 यूनिट प्रोडक्शन हुआ है, तो अप्रैल में सबसे अधिक उत्पादन हुआ। देखो यहां पर कॉपी पेस्ट करने का ये फायदा हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी, 81 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 700 यूनिट उत्पादन हुआ सबसे अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 82 में।
प्रश्न नंबर 82 में कहा है मार्च का उत्पादन कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। हमसे पूछा है जो मार्च का उत्पादन है, यहाँ पर देखो मार्च कहाँ है, ये रहा तीसरे नंबर पर। इस मार्च का उत्पादन कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है। तो हमें इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी महीनों के जो उत्पादन हुए उनको जोड़ना पड़ेगा। अर्थात 500 प्लस 600 प्लस 400 प्लस 700 प्लस 650 प्लस 600 प्लस 550। तो इन सबका जब हम योग कर लेंगे कुल, तो कुल कितना होगा बताओ। कुल हो जाएगा देखो 500 600 1100 और 400 1500 और 700 हो गया 2200 और 600 कितना हो गया तुम्हारा 2200 2850 और 550 कितना हुआ 2900 3400। तो कुल जो प्रोडक्शन हुआ हमारे पास वो हुआ 3400 यूनिट। हमसे पूछा है कि मार्च के महीने का कितने प्रतिशत हुआ कुल यूनिट का। तो बस निकाल दो परसेंटेज। कैसे निकाल लेंगे भाई, मार्च में हुआ 400, तो 400 बटे कुल, कुल कितना है 3400 और गुणा 100 कर दो बस। 3400 के 2 जीरो, 100 के 2 जीरो, 100 कट जाएंगे। 400 बटे 3400 करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 बटे 3400 जब हम कर देंगे तो देखो 2 से काटेंगे 200 बटे 17। तो इस 200 बटे 17 को भाग देके देखो कितना आएगा। यहाँ से हमारे पास बचा 200 और यहाँ हमारे पास बचा 17। जब इसको हम भाग करेंगे 17 ही कम 17, 3 बचा, उतार लिया 0, फिर से 17 ही कम 17 बचा 13, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, 17 जंग 102, 17 सत्ते 119, लगभग हमारे पास आया 11.7। 11.7 देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन में हमें 11.7 नहीं दिया है, तो हमें एग्जैक्ट तो नहीं दिया है पर लगभग में ले लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 12%। अर्थात जो मार्च का उत्पादन है वो कुल उत्पादन का 12% हुआ है। प्रश्न नंबर 82 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लगभग में, क्योंकि 11.7 आ रहा था तो लगभग में 12% कह दिया। चलिए प्रश्न नंबर चलते हैं 83। प्रश्न नंबर 83 की ओर देखते हैं क्या है। जनवरी और फरवरी का औसत उत्पादन बताओ कितना हुआ। तो देखो जो जनवरी और फरवरी है उसका औसत उत्पादन बताना कितना है। इसको अगर मैं एक बार मिटा दूं ताकि आपको समझने में समस्या ना हो, एक सेकेंड इसको मैं मिटा देता हूं। तो देखो जनवरी और फरवरी में कितना कितना उत्पादन हुआ उसका औसत निकालना है। तो बताओ जरा जनवरी में कितना उत्पादन आपको लिख रहा है। जनवरी में 500 उत्पादन हुआ और फरवरी में 600 हुआ। दोनों को जोड़ो, दोनों का जोड़ कितना आएगा 1100, और जब 1100 का बटे 2 कर देंगे तो कितना आएगा 550 आ जाएगा कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 84 में हमसे पूछा गया है फरवरी का उत्पादन जनवरी से कितने प्रतिशत अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है ये पूछा है। प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। जनवरी का उत्पादन फरवरी का नहीं, उल्टा पूछा है। फरवरी का उत्पादन जनवरी के उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो फरवरी का उत्पादन कहाँ है, ये रहा 600, ये फरवरी का उत्पादन है और ये हमारे सामने जनवरी का उत्पादन है। हमसे ये पूछा है कि जो फरवरी का उत्पादन है वो जनवरी के उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक है, यही तो पूछा है। तो बस देखो फरवरी का उत्पादन कितने अधिक है, यहां पर 100। भाई 100 ही तो अधिक है। जो फरवरी का उत्पादन है जनवरी की तुलना में 100 अधिक है, तो यहां पर हमने इसको कर दिया 100। और किसकी तुलना में 100 है अधिक, फरवरी की तुलना में फरवरी का उत्पादन, सॉरी जनवरी की तुलना में जनवरी का उत्पादन कितना है 500, और हमें प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 कर देंगे। देखो 500 के 2 जीरो, 100 के 2 जीरो, 100 कैंसिल हो जाएगा और 5 से जब हम 100 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 पंजे 100, अर्थात 20% हमारा उत्तर आ जाएगा। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई। फरवरी का उत्पादन जनवरी के उत्पादन से 20% अधिक है। चलिए प्रश्न नंबर 85 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 85 में हमसे कहा है अप्रैल और मई का कुल उत्पादन बताओ कितना है। तो कहाँ है अप्रैल हमारे पास, अप्रैल ये रहा। अप्रैल में कितना उत्पादन हुआ है 700, और मई में कितना उत्पादन हुआ है 650। तो 700 और 650 टोटल कितना हो जाएगा बताओ। भाई 700 और 650 इनको हम जोड़ देंगे टोटल को, क्योंकि हमसे कुल उत्पादन पूछा है दोनों का, अप्रैल और मई का। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 0 0 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा, और फिर 7 और 6 कितना होता है 13। 1350 यूनिट कुल कुल उत्पादन हो गया हमारे पास फरवरी और मई का, अप्रैल और मई का, सॉरी। बताइए इसको समझने में किसी को समस्या है क्या। तो 1350 ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 86 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 86 में हमसे कहा है जून का उत्पादन मार्च के मुकाबले कितना अधिक है।
जून का उत्पादन बताना है मार्च के मुकाबले कितना अधिक है। तो जून कहाँ है? जून ये रहा। देखो जून में कितना उत्पादन हुआ है। मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझने में समस्या ना हो। देखो जून का उत्पादन हमसे पूछा है मार्च के मुकाबले कितना अधिक है। तो जून में उत्पादन हुआ है 550 यूनिट का, मार्च में उत्पादन हुआ है 400 यूनिट का। तो बताइए जून का उत्पादन मार्च से कितना अधिक है? 400 और 500 कितना अधिक है? 150 अधिक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास हो गया बी, 86 का उत्तर हो गया बी। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? आशा करता हूं सबको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 87 की ओर। प्रश्न नंबर 87 में कहा है मार्च और जून का औसत उत्पादन बताओ। तो देखो मार्च कहाँ है? मार्च ये रहा। इसको मैं एक बार मिटा दूं। मार्च और जून का औसत उत्पादन कहाँ गया इरेजर? बिल्कुल। मार्च और जून का औसत उत्पादन बताना है दोनों का। चलिए बाकी का मैं यहां पर मिटा देता हूं ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए। मार्च और जून का हमें कुल औसत बताना है कितना होगा। तो देखो सबसे पहले मैंने ये बताया कि हमारे पास ये मार्च का उत्पादन है 400 यूनिट और ये हमारे पास जून का उत्पादन है 550 यूनिट। हमें इन दोनों का औसत बताना है। तो औसत कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ दो और फिर भाग कर दो 2 से, क्योंकि 2 है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे 400 प्लस 550 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 प्लस 550 950 होगा कि नहीं होगा? और इसको 2 से भाग कर देंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो देखो 2 चौक होते हैं 8, बच गया 1 हो गया 15, 2 सत्ते 14, बच गया 1 हो गया 10 और 2 पंजे 10, 475 आ गया। मार्च और जून का औसत आया कितना? 475। तो हमारा कहीं ऑप्शन नजर आ रहा है 475? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स इस ग्राफ पर आधारित प्रश्न नंबर 88 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 88 में हमसे कहा है जनवरी और जून का कुल उत्पादन कितना है। तो बताइए जनवरी और जून का उत्पादन कितना है। देखो ये जनवरी का 500 है। जनवरी का कितना है? 500। और जून का कितना है? 550। तो कितना हुआ टोटल? 500 और 550 1050 हुआ। तो 1050 हमारा उत्तर हो गया। कहाँ है ऑप्शन नंबर 1050? ये रहा ऑप्शन नंबर बी। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई फ्रेंड्स? चलिए हमारा प्रश्न नंबर 89 ग्राफ के आधार पर। देखो प्रश्न में हमसे कहा है मई का उत्पादन कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है। बताइए मई का उत्पादन कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है। तो देखो कुल उत्पादन तो हमने निकाल लिया था। कितना आया था? 3400 आया था। बस हमें ये चेक करना है कि मई का कितना है। तो मई का कितना देख लो। मई कहाँ है? ये रहा। मई का है 650। तो मई का 650 है। तो बस हमें इसको प्रतिशत में बदलना है। तो गुणा 100 कर दो। जब हम इसकी गुणा 100 करेंगे तो 0 से 2 जीरो कट जाएंगे। 650 बटे 34 बचेगा। इसको 2 से काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 325 बटे 17। 325 बटे 17 इसको भाग कर दो। देखो 17 ही कम 17 घटाएंगे कितना बचेगा? 15 बचेगा। 5 उतार लिया। 17 नंबर कितने होते हैं? 153। कितना बचा? 2 पॉइंट लगा दिया, इधर 0 बढ़ा दिया। फिर 17 ही कम 17, 3 बचा। लगभग लगभग हमारे पास आया 19.1%। 19.1%। तो कहीं आपको उत्तर नजर आ रहा है 19.1%? हमारा जो एग्जैक्ट उत्तर आया, बिल्कुल रियल उत्तर आया, वो आया 19.1%। लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो इसको लगभग में लिख सकते हैं। बताओ 19.1 को किसके लगभग में लिखा जा सकता है? तो 20% के लगभग लिखा जा सकता है भाई। 18% तो नहीं कर सकते क्योंकि 19.1 है। अगर इसको एग्जैक्ट लिखते तो 19% कर देते, लेकिन 19 ऑप्शन में नहीं है। तो अब किसके किसके नजदीक आपको नजर आ रहा है 19.1? तो 20%। ऐसे भी आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। आप कॉन्फिडेंस लूज मत कर देना अपना एग्जाम में। ये मत सोचना कि ऑप्शन नहीं मिल रहा है। भाई लगभग में भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो 19.1 लगभग किसके करीब है? 20% के करीब है। चलिए लास्ट प्रश्न हमारा ग्राफ पर आधारित है। प्रश्न नंबर 90 हमसे कहा है यदि जुलाई में 600 यूनिट का उत्पादन हुआ तो अप्रैल मई जून और जुलाई का औसत उत्पादन बताओ। देखो जुलाई का उसने हमें महीना नहीं दिया, हमें केवल जून तक का महीना दिया है। सबसे लास्ट महीना है जून, लेकिन उसने जुलाई हमें दे दिया अलग से। और जुलाई का महीना देने के बाद उसने कहा कि अगर जुलाई में 600 यूनिट उत्पादन हुआ, ठीक है, तो अप्रैल मई जून और जुलाई का औसत बताना है, औसत उत्पादन। तो ये जुलाई का तो उसे दे दिया, अप्रैल मई जून को जोड़ लो आपस में। अप्रैल में कितना हुआ, उसके बाद मई में कितना हुआ और उसके बाद जून में कितना हुआ। और टोटल को क्योंकि औसत बताना है, टोटल 4 महीने हो गए हैं,
तो टोटल को 4 से भाग कर दो। तो देखो अप्रैल, मई और जून का हमें चेक करना है। तो अप्रैल में कितना उत्पादन तुम्हें नजर आ रहा है? अप्रैल में आ रहा है 700 यूनिट, ये अप्रैल का उत्पादन है। और मई में 650 है, और जून में 550 है। तो फटाफट लिख दो। देखो ये 700 यूनिट है, और ये 650 है, और ये 550 है। भाई उसने हमें दिया जुलाई का औसत 600, और फिर कह दिया कि बताओ अप्रैल, मई, जून और जुलाई का औसत कुल कितना होगा टोटल। तो इन सबको जब हम जोड़ देंगे, जोड़ो फटाफट। देखो 600 और 700 हो गया 1300, 1300 और ये हो गया 1950, और ये हो गया हमारे पास 2500। 2500 बटे 4। 4 क्यों करा? क्योंकि 4 महीने हैं, हमें औसत बताना है। भाई कुल योग बटे कुल संख्या कितनी है? 4 है, तो 4 से भाग कर दिया। तो जब हम इसको 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? इसका उत्तर आ जाएगा लगभग लगभग 650। ऑप्शन नंबर ए। बताइए किसी को समस्या? भाई देखो 6, 4 छंग होते हैं 24, बच गया 1, 4 दूनी 8, बच गया 2, और 4 पंजे 20, बिल्कुल पूरा पूरा 625। ऑप्शन नंबर ए। इसको जब 4 से काट देंगे तो 625 हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे ग्राफ पर आधारित प्रश्न थे। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न फिर से निर्देश दिया है, जो कि तालिका पर आधारित है। टेबल पर दिया है निर्देश की दी गई तालिका के आधार पर 91 से 100 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखो हमें तालिका दी है, यहां पर छात्रों के नाम दिए हैं अजय, सीमा, रवि, रीना और मोहन, और इनके कुछ विषयों के नंबर दिए हैं। देखो ये छात्रों के नाम है। पहला छात्र हमारे सामने अजय है, फिर सीमा, रवि, रीना और मोहन। इन छात्रों के हमें अलग अलग विषय में नंबर दिए हैं, जैसे कि रवि के नंबर गणित में 80 है, विज्ञान में 70 है, हिंदी में 75 है, और अंग्रेजी में 65 है। उसी प्रकार सीमा के, रवि के, रीना के और मोहन के सबके हमें नंबर दिए हैं। और फिर ये इतना एक तालिका, इतनी टेबल देने के बाद हमसे इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को पूछा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 51 की बात करते हैं। 91 की क्या कहा है? 91 में हमसे कहा है कि गणित में सबसे अधिक अंक किसे प्राप्त हुए, किसने प्राप्त किए सबसे अधिक अंक गणित में। तो फ्रेंड्स इसमें भी हमें वही समस्या होगी, बार बार हमें ऊपर जाना होगा। तो देखो पहले इस वाले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको मैं यहां से कॉपी कर लूंगा। देखो ये गणित के नंबर है यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा नंबर तुम्हें गणित में कहाँ नजर आ रहे हैं? मुझे तो यहाँ पर देखो, ये ऊपर तो सबसे कम है, मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहे हैं 85 में। तो ये किसको मिले 85 नंबर? ये मिले मोहन को। तो हमसे यही पूछा गया था कि गणित में सबसे अधिक नंबर किसे मिले। तो गणित में सबसे अधिक नंबर मिले मोहन को, अर्थात जो हमारा प्रश्न नंबर 91 है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स आप मुझे एक सेकंड दीजिए, बस मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि बार बार फिर हमें इसको ऊपर करना पड़ेगा, वो सही नहीं है, हम बार बार डिस्टर्ब रहेंगे। बिल्कुल, यहां से मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसको मैं यहाँ पेस्ट करना चाहता हूं। चलिए ये हो गया, एक डिजाइनदार सारणी आपको बना के दी। चलिए, तो हमारा प्रश्न नंबर 91 तो हो गया। प्रश्न नंबर 92 चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर 92 में क्या कहा है? 92। इस टेबल के आधार पर प्रश्न नंबर 92 में हमसे पूछा गया है कि हिंदी में सबसे कम अंक किसे मिले। तो देखो हमारे सामने ये टेबल है, और हिंदी का विषय कहाँ है? ये रहे। सबसे कम अंक तुम्हें किसके नजर आ रहे हैं हिंदी में? सबसे कम मुझे नजर आ रहे हैं ये 70 के। किसको मिले ये 70 के सबसे कम नंबर? ये मिले रवि को। तो जो क्वेश्चन नंबर 92 है उसका उत्तर हो जाएगा रवि। कहाँ है रवि? कौन सा ऑप्शन में है? तो रवि है ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात सबसे कम जो नंबर मिले वो मिले रवि को। चलिए प्रश्न नंबर चलते हैं 93 की ओर। अजय के कुल अंक कितने हैं ये बताने हैं। तो भाई अजय कहाँ है? पहले ही नंबर पर अजय है। इसके कुल अंक कितने हैं फटाफट जोड़ दो। तो अजय को गणित में मिले 80 नंबर, और विज्ञान में मिले 70 नंबर, हिंदी में मिले 75 नंबर, और अंग्रेजी में मिले 65 नंबर। जब हम सबको जोड़ेंगे फटाफट इनको, तो देखो 80 और 70 कितना हो जाएगा? 80 और 70 हो जाएगा आपके पास 150, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 225, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 290। जब 65 में तुम 25 जोड़ोगे, हाँ 290। तो अजय के कुल नंबर कितने मिले? अजय के नंबर कुल मिले 290, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 94 की ओर चलते हैं। अंग्रेजी में मोहन का स्थान किस क्रम में है? देखो अंग्रेजी कहाँ है? अंग्रेजी ये रही। तो मोहन को किस क्रम में नंबर मिले अंग्रेजी में? तो बताओ मोहन कहाँ है? ये रहा। तो सबसे ज्यादा नंबर अंग्रेजी में मोहन के ही है। भाई मोहन के सबसे ज्यादा नंबर अंग्रेजी में है 90 नंबर, बाकी सबके 90 से कम है। तो मोहन का क्रमांक पहला ही है अंग्रेजी में। हमसे यही पूछा है मोहन का क्रमांक अंग्रेजी में बताओ, तो पहला क्रमांक है। चलिए प्रश्न नंबर 95 की बात करते हैं। विज्ञान में किसने सबसे अधिक अंक प्राप्त करे? तो बताओ विज्ञान सब्जेक्ट कहाँ है? विज्ञान सब्जेक्ट ये रहा। सबसे अधिक आपको किसके नजर आ रहे हैं? सबसे अधिक मुझे नजर आ रहे हैं 85 के। भाई 85 से ज्यादा तो और किसी को नहीं मिले।
तो ये किसको मिले 85 नंबर? ये मिले सीमा को। तो हमसे यही पूछा है कि सबसे अधिक नंबर विज्ञान में किसे मिले, तो सबसे अधिक नंबर विज्ञान में मिले सीमा को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 96, रवि के औसत अंक कितने हैं? तो देखो रवि के औसत अंक निकालने के लिए हमें सबका टोटल करना पड़ेगा रवि का। तो देखो जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न हो टेबल का, तो फटाफट सारे जो प्रश्न दिए जाते हैं उनका टोटल कर लो, सभी का, क्योंकि टोटल हमारे पास कहीं ना कहीं काम दे जाते हैं। तो इनका इनका एकदम एकदम टोटल कर लो फटाफट, किसको कितने नंबर मिले उनका टोटल कर लो। और फिर हमसे वो कुछ ही पूछ सकता है ऐसा प्रश्न कि एवरेज निकालो। देखो जैसे ये अजय है, इसका हमने टोटल कर लिया था, इसका टोटल हमारे पास आया था 290 नंबर। सीमा का टोटल कर लो कितना आएगा, तो देखो 60, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 140, और ये आपके पास हो जाएगा, चलो ऐसे जोड़ लेते हैं, देखो 0 और 5 और 5, मतलब यहां पर आ गया 5, और फिर 7 और 8 15, और 8 23, और 6 कितने होते हैं 29। ये आ गया 295 सीमा के नंबर को टोटल। उसके बाद हम करते हैं रवि के नंबर टोटल। तो देखो यहाँ पर तो हमारे पास मिला 5, और फिर 7 7 दूनी 14, और 6 20, और 29, इसके भी हमारे पास आ गए 295 नंबर। उसके बाद इसके टोटल कर लो रीना के। देखो यहाँ पर 5 और 5 10 का 0 हासिल लग गया 1, फिर 8 और 8 16, 16 और 14 कितने होंगे 30, और एक हासिल का 31। तो रीना के नंबर आए 310। और मोहन के नंबर टोटल कर लो। जब मोहन के नंबर टोटल करेंगे तो 5 और 5 10 और 15, 15 का 5 हासिल लग गया 1। उसके बाद 9 और 7 16, और 6 22, और 8 30, और एक हासिल का 31। तो हमारे पास ये सभी का टोटल आ गया। अब देखो प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न में हमसे कहा है रवि के औसत अंक बताओ। तो रवि का टोटल कितना है? रवि के टोटल है हमारे पास, तीसरे नंबर पर रवि है, रवि के टोटल है 295। और कुल विषय कितने? कुल विषय 4 हैं। तो रवि के कुल नंबर तो आए 295, और कुल विषय 4 हैं। तो जब हम 295 को 4 से भाग कर देंगे, तो प्रश्न नंबर 96 का उत्तर कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारे पास 73 पॉइंट कुछ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 97 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 97 में हमसे कहा है हिंदी में रीना और सीमा के कुल अंक कितने हैं? तो बताइए रीना और सीमा के कुल अंक हिंदी में कितने हैं? तो रीना कहाँ है? रीना ये रही। और सीमा कहाँ है? सीमा ये रही। तो सीमा के हिंदी में कितने नंबर हैं? 80। रीना के हिंदी में कितने नंबर हैं? 85। तो दोनों का टोटल करेंगे, कुल अंक दोनों के कितने हैं? तो 80 और 85 कितने हो जाएंगे? 165, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। हिंदी में रीना और सीमा के कुल अंक 165 है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 98 की ओर। प्रश्न नंबर 98 में हमसे कहा है मोहन ने कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं? तो मोहन के कुल अंक हमने भी जोड़े थे, कितने आए थे बताइए? देखो यहां पर आपके सामने रखे हैं। मोहन सबसे लास्ट में है 315, बिल्कुल 315। मोहन के कुल अंक कितने हो गए? 315, ऑप्शन नंबर बी। मोहन के कुल अंक 115। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 99, सबसे कम अंक किसके हैं? तो बताओ सबसे कम अंक किसके हैं? सबसे कम अंक किसके हैं? यहाँ पर सबसे कम अंक मुझे नजर आ रहे हैं 290, और ये किसके हैं? अजय के हैं। तो चलिए सबसे कम अंक अजय के हैं, तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे, सबसे कम अंक है अजय के, ऑप्शन नंबर ए। 99 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से काउंट करें क्या? देखो 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 6 और 7 13, 13 और 7 20, और 8 28। हाँ बिल्कुल ठीक है, अजय का सबसे कम नंबर है 290। फ्रेंड्स हमारा आज का सबसे लास्ट सवाल, सबसे लास्ट सवाल में कहा गया है विज्ञान और गणित में अजय के कुल अंक कितने हैं? तो बताओ विज्ञान और गणित में अजय के कुल अंक कितने हैं? अजय कहाँ है? ये रहा। गणित में अजय के नंबर है 80, विज्ञान में अजय के नंबर है 70। तो विज्ञान और गणित में अजय के कुल नंबर कितने हो गए? दोनों का जोड़ कर दो, 80 और 70 टोटल कितने होंगे? 150 होंगे, अर्थात अजय के विज्ञान और गणित में कुल नंबर हुए 150। तो फ्रेंड्स ये हमारा मॉक टेस्ट था, जो कि पैट परीक्षा को टारगेट करते हुए बनाया गया था, बिल्कुल उसी पैटर्न पर, उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर आपसे रियल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फिर से मैं आपको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं, और एक बार फिर से आपसे अपील करता हूं कि अगर आप हमारे इस पेपर की पीडीएफ चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, जो मैंने लिंक दिया है व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िए, और इस पेपर की पीडीएफ विद आंसर की मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं, और आपके पैट एग्जाम के लिए मैं आपसे अभी से एडवांस में आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं। और जाते जाते फिर से आपसे कहता हूं कि अगर आप देश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं,
तो उसके लिए हमारा चैनल है सतीश एकेडमी ऑनलाइन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पर आप जीएस, करंट अफेयर, गणित, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर और टेस्ट सीरीज वगैरह सब पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी अपील के साथ चलिए आपसे विदाई लेता हूं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।